पद्मश्री रंजना गौहर एक ऐसा नाम है जिन्होंने ओडिसी रक्स को अपनी मेहनत, लगन और सालों की साधना से खास मुकाम दिया है। बचपन से ही संगीत, ताल और फन से उनका गहरा रिश्ता रहा, जो धीरे धीरे नृत्य के प्रति मोहब्बत में बदल गया और आगे चलकर उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया। जय जगन्नाथ। ओम गुरुवे नमः। जब से होश संभाला है तब से आसमान में उड़ती चिड़िया या पेड़ों की डाल पर चहकती चिड़ियों की मीठी मीठी ध्वनि एक मधुर संगीत बनकर मेरे कानों में जाती थी। बचपन में पिताजी बच्चों को सब इकट्ठा करके हारमोनियम बजाते थे और अलग अलग धुनें निकालते थे और मैं एक छोटी सी बच्ची उनके इस संगीत पर नाचना शुरू कर देती थी। सो जब से होश आया है, नृत्य के साथ एक कहते हैं खून का रिश्ता है। फिर मेरे इस रुचि को देखते हुए मेरे फादर ने मुझे एक पास ही स्कूल में डाल दिया जहाँ कथक सिखाते थे। तो कथक से शुरुआत हुई, लेकिन वो फिर और आगे बढ़ी। जब बड़े हुए तो दूसरे गुरुओं से सीखना शुरू किया, लेकिन मन में एक बेचैनी थी। ऐसा लग नहीं रहा था कि यही है जो मैं करना चाहती हूँ। नृत्य तो था, संगीत भी था, लेकिन आध्यात्मिक संबंध नहीं बन रहा था। फिर एक दिन एक उड़ीसी नृत्य का कार्यक्रम देखा और उसके बाद एक अंदर से आवाज़ आई, आत्मा की आवाज़ जैसे, कि यही है, इसी के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, यही तुम्हारा पर्पस ऑफ लाइफ है। और मैं उड़ीसी के साथ जुड़ गई। जब कई शास्त्रीय नृत्य शैलियां मौजूद थीं, तब रंजना गौहर ने ओडिसी को चुना। इसकी वजह थी इस रक्स की नज़ाकत, खूबसूरती और उसमें छुपा रूहानी एहसास। दिल्ली में उन दिनों, मैं लेट 70s की बात कर रही हूँ, बहुत उड़ीसी सिखाने वाले गुरु नहीं थे। लेकिन मेरा सौभाग्य कि मुझे पद्मश्री गुरु मायाधर रावत जी से सीखने को मिला और मेरे नृत्य की शुरुआत और मेरे जीवन की शुरुआत मैं मानूंगी, क्योंकि मेरे लिए नृत्य, उड़ीसी नृत्य और जीवन का मतलब एक ही है। गुरु अलोका पणिकर और गुरु मायाधर राउत से मिली तालीम ने उन्हें सिर्फ एक बेहतरीन नृत्यांगना ही नहीं बनाया, बल्कि जिंदगी की कई अहम बातें भी सिखाईं। सब्र, अनुशासन, समर्पण और लगातार रियाज की अहमियत उन्होंने अपने गुरुओं से सीखी, जिसकी झलक आज भी उनकी कला में साफ दिखाई देती है। मैं सुबह उठते ही सबसे पहले घुंघरू बांधती थी और रियाज शुरू कर देती थी। उस समय कुछ भी याद नहीं रहता था और रात को सोने से पहले घुंघरू उतारती थी। पूरा दिन रियाज के मूड में रहती थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं सारा दिन रियाज करती थी, लेकिन एक नियम था और एक सोच थी कि जब समय मिले रियाज करो और घुंघरू पैरों में बंधे ही रहें। तो इस तरह से इस नृत्य को मैंने प्यार किया और इस नृत्य ने मुझे प्यार दिया। तो ये एक ऐसा रिश्ता था और मैं सोचती हूँ कि हर व्यक्ति, हर उस कलाकार को रियाज से जुड़ना चाहिए और उसके बिना वो कलाकार बन भी नहीं सकता।
उनका कहना है कि ओडिसी की जड़ें हमारी मंदिर परंपरा और रूहानी विरासत से जुड़ी हुई हैं। ये रक्स सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं, बल्कि इबादत और साधना का भी एक रूप है। नृत्य के इतिहास के बारे में जानकारी देना, ये गुरुजी ने हमें बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से सिखाया, बहुत खूबसूरत तरीके से वो क्रिएटिव काम करते थे, बहुत बारीकियों से वो हमें सिखाते थे। उनकी सोच भी इतनी गहरी थी, आध्यात्मिक थी, और ये नृत्य भी आध्यात्मिक है, बहुत स्पिरिचुअल है ये नृत्य, क्योंकि इसकी शुरुआत, इसका जन्म मंदिर में हुआ और मंदिरों में ही रहा कई हज़ारों साल तक। और जब इसको बाहर निकाला गया तो वो जो समर्पण की भावना कहते हैं, जो भक्ति की भावना, वो इतनी गहरी छाप इसके ऊपर छोड़ी हुए है कि आज भी अगर उड़ीसी नृत्य में भक्ति या समर्पण न हो, देखें तो वो अपने आप में पूर्ण नहीं लगता। ओडिसी रक्स की खूबियों के बारे में बताते हुए रंजना गौहर कहती हैं कि चौक और त्रिभंगी इस शैली की खास पहचान है। चौक ताकत, संतुलन और ठहराव को दिखाता है, जबकि त्रिभंगी जिस्म की लचक, खूबसूरती और लयात्मकता को बयां करती है। इसमें दो बहुत प्रधान बातें हैं उसके भंगिमाओं में। एक तो ये है कि वो त्रिभंगी, त्रिभंगी मतलब तीन भंग, शरीर के गर्दन पे, कमर पर और घुटनों पर बेंड रहता है, गोलाई में या मोड़ के उनको रखा जाता है। और वैसे भी पूरी नृत्य शैली जो है उसमें गोलाई रहती है। कहीं भी जैसे ये हाथ भी रखेंगे तो इसमें यहाँ पर भी मोड़ है, यहाँ पर भी तोड़ है, यहाँ पर से शुरू होता है, तो और गर्दन भी मुड़ जाएगी, चिन भी उसकी तरफ जाएगी, आइज़ भी उसकी तरफ जाएंगी। तो ये एक लिरिकल क्वालिटी, एक जुड़ाव है पूरे शरीर का। और इसकी दूसरी विशेष भंगी है चौक, जिसमें शरीर के पूरे हिस्से का वज़न दोनों टांगों पर होता है और वो टांगें घुटनों से मुड़ी होती हैं। इस तरह की उसकी स्थिति होती है, हाथों की एक चौकोर सा बना रहता है शरीर में। तो इसको, ये दो प्रधान भंगिमाएँ हैं जिसके कारण उड़ीसी माना जाता है। उनके मुताबिक अभिनय ओडिसी का एक बहुत अहम हिस्सा है। चेहरे के भाव, आंखों की जुबान और हाथों की मुद्राओं के जरिए वो दर्शकों से एक गहरा रिश्ता बना लेती हैं। जो अभिनय होता है, जिसमें मुखाभिनय और आंगिक अभिनय, वाचिक अभिनय और आहार्य, ये तीनों का मिश्रण, चारों चीज़ों का मिश्रण होता है। जैसे कि हमारे नाट्यशास्त्र में पहला श्लोक है, अभिनय दर्पण का पहला श्लोक है, आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववाङ्मयम् आहार्यं चंद्र तारादि त्वं नमः सात्विकम शिवम। जो शिव हैं वही नृत्य के राजा। सबसे पहले जो नर्तक है, द फर्स्ट डांसर इज़ शिवा। ये चांद, ये तारे सब आपके आभूषण हैं, मतलब कि आहार्य इज़ इम्पॉर्टेंट। त्वं नमः
सात्विकम शिवम। तो मतलब कि पूरा अभिनय जो है वो है सात्विक रूप में, जो सात्विक है वही अभिनय है। इसके अलावा इसकी विशेषता है गीत गोविंदम, जो श्री जयदेव ने 12वीं शताब्दी में एक गीति काव्य लिखा, श्री गीत गोविंदम, जो इतना पॉपुलर हुआ, इतना मशहूर हुआ कि पूरे भारत में उसे गाया जाता था। आज भी मंदिरों में, कुछ मंदिरों में गाया जाता है। जैसे कि उड़ीसा के पुरी मंदिर में भगवान की पूजा अष्टपदी, जो कि इसी काव्य का एक अंश है, अलग अलग अष्टपदीस, उनको गाया जाता है। साउथ में भी गाया जाता था, लेकिन पहले तो पूरे भारत में ही बहुत मशहूर था। और ये एक ऐसा गीति काव्य है जिसकी कम से कम 100 पूरे विश्व की भाषाओं में ट्रांसलेशंस हो चुकी हैं। तो इतना पॉपुलर और इतना भक्तिमय ये काव्य है। वे मानती हैं कि किसी भी कलाकार के लिए रोज का रियाज बेहद जरूरी है। जिस्म की लचक, संतुलन, भावों की सच्चाई और प्रस्तुति की खूबसूरती, ये सब लगातार रियाज से ही आता है। स्टूडेंट्स या शिष्य जो हैं वो तो सभी हमारी नज़र में एक हैं, लेकिन कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जिनके अंदर समर्पण की भावना है, डेडिकेशन है, और वो अपना पूरा समय इसी कला में बिताना चाहते हैं, अपना जीवन समर्पित करते हैं, जैसे कि हमने किया। आज के समय में ये इस गुण को पाना बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि बहुत कम लोग कला को पूरी तरह से अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं। गुरु शिष्य परंपरा को रंजना गौहर बेहद अहम मानती है। उनके मुताबिक यह रिश्ता सिर्फ सिखाने और सीखने तक सीमित नहीं होता, बल्कि भरोसे, संस्कार और इल्म के आदान प्रदान का एक खूबसूरत जरिया है। तो ये एक ऐसा रिश्ता है जिसे शिष्य समझे या ना समझे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना गुरु के उसको रास्ता ही नहीं मिलेगा। वो अंधकार में हाथ पैर मारेगा, लेकिन जो असली चीज़ है, जो असल है कला का या किसी पर्टिकुलर थीम का, जिसे वो उठाना चाहता है या समझना चाहता है, वो नहीं आएगा। तो गुरु का महत्व बहुत 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 ज़्यादा है यहाँ, और शिष्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पात्र सही ना हो तो गुरु का ज्ञान ऐसे हो जाएगा जैसे एक मटका जिसमें छेद है और गुरु ने ज्ञान डाला और छेद से बाहर निकला। तो उस ऐसा पात्र भी नहीं चाहिए। दोनों ही सही हों, दोनों ही कमिटेड हों, दोनों की तरफ से एक निर्मल संबंध बने। नमस्कार, मेरा नाम उर्जस्वी दत्ता है। मैं पद्मश्री गुरु रंजना गौहर जी की सीनियर डिसाइपल हूँ। मैं एक बार उनका एक परफॉर्मेंस देखने गई थी, एंड दैट वाज द टाइम जब मुझे लगा कि मुझे इनसे ही सीखना है। एंड आई वाज लकी इनफ कि जब मैं दिल्ली में ही थी और मुझे पता चला वो यहीं पे सिखाती हैं, तो मैं आई इनके पास एंड आई वाज जस्ट सरप्राइज कि उन्होंने कितने प्यार से मुझे अपना लिया, मेरे में ये कला इतने अच्छे से नर्चर किया।
और आज मैं डांस में जहाँ भी हूँ, जितना भी मुझे आता है, मैं जिस मुकाम पे पहुँची हूँ वो उनकी वजह से है। नमस्कार, मेरा नाम लावण्या चुग है। मैं 20 वर्ष की हूँ। मैं रंजना गौहर जी पद्मश्री एनएसएनए अवॉर्डी से 7 साल की उम्र से नृत्य सीख रही हूँ। मैं अभी जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, मैं डांस में मैं अपना पूरा क्रेडिट अपनी गुरुजी को देती हूँ। उन्होंने मुझे एक बहुत ही छोटी उम्र से देखा है, उन्होंने मुझे बढ़ता हुआ देखा है एंड बहुत ही कॉन्फिडेंस दिया है, जिससे मैं आज जहाँ भी परफॉर्म करती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ, वहाँ मुझे जितनी भी प्रेज़ मिलती है, जितनी तारीफ़ लोग मेरी करते हैं, वो सब मैं अपनी गुरुजी को देना चाहती हूँ, बिकॉज उन्हीं की वजह से मुझे आज ये सब मिला है। एक गुरु के तौर पर रंजना गौहर अपने शिष्यों को सिर्फ नृत्य की बारीकियां ही नहीं सिखाती, बल्कि आत्मविश्वास, अनुशासन और मंच की गरिमा का एहसास भी कराती है। उनकी यही कोशिश रहती है कि हर शिष्य अपनी प्रस्तुति के जरिए ओडिसी की असली रूह दर्शकों तक पहुंचा सके। मेरी सबसे ज़्यादा उम्मीद ये होती है कि मैं जब अपने शिष्य को कुछ सिखाती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि वो उसे अपना बनाए। वो ये ना सोचे कि ये मेरे गुरु ने सिखाया है इसलिए मैं कर रही हूँ। नहीं, ये सही नहीं है और ये अपने आप में पूर्ण नहीं है। ये पूर्ण शिक्षा नहीं है। पूर्ण शिक्षा वो है जब आप अपने शिष्य को कुछ सिखाते हैं तो वो उसे ऐसे ग्रहण करे कि वो उसको अपना बना ले और फिर उसको प्रेजेंट करे। ताते
धा कृतिदा दिगने धा कृतिदा दिगने धा 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 धिनिता धिना के धिनिता धिना के धिनि धी धीता भाग धिना के ता धिना धिना धा धा धिनिता धिना धिन धा तरकट धिना धा धा धिनिता धिनि धिना धा गिरगिरता धिना धिना धा धा धिनिता धिना धिना धा तरकट धिना धा धा धिनिता धिना धिना गिर धिना 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 तरकटा धिना तरकटा ता 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 गिर धिना 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 तरकटा धिना तरकटा ता 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 गिर धिना धिना तरकटा धिना तरकटा ता 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 नाचो छंती ढोल